हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे बेहतर, देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। यानी जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? इसी को पहली बात तो डुप्लीकेशन भी कहते हैं। डुप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, क्रोमोसोम और डीएनए का रिलेशन आप जानते हो। एक क्रोमोसोम मतलब एक डीएनए। तो आप देखो, क्रोमोसोम यानी डीएनए, ये जो डीएनए होता है ये एक है, इसको हम बोल दें ओरिजिनल डीएनए। ठीक है, ओरिजिनल डीएनए या पेरेंटल डीएनए। ओरिजिनल डीएनए या पेरेंटल डीएनए। अब आप देख रहे हो कुछ समय के बाद जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो एक ये डीएनए बन गया और एक ये डीएनए बन गया, दो नए डीएनए बन गए। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए या न्यू डीएनए बोल दीजिए। डॉटर डीएनए या न्यू डीएनए, डॉटर डीएनए या न्यू डीएनए। इसको ओरिजिनल बोल रहे थे, इसको न्यू बोल दिया आपने। ये ओल्ड वाला था और ये न्यू वाला था। और देखिए, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, ये और ये दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? जिसके ऊपर नया वाला डीएनए सिंथेसाइज होगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट, क्लियर। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दो नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाना, या फिर एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए का बन जाना। बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन कई प्रकार का होता है, ये डिटेल में चलते हैं। आपको पता होगा डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। इसमें से जो क्रिक साइंटिस्ट थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो तीन तरीक़ों से हो सकता है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेथड, तीन मेथड से हो सकता है। उन्होंने बताया पहला मेथड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है बच्चों? ये पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए को हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है। पेरेंटल डीएनए को हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है। और जब ये कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होगा तो देखिए, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, एक डीएनए से, पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन गए, लेकिन एक बिल्कुल पेरेंट के जैसा, एक तो पेरेंट वाला ही है और एक बिल्कुल नया बन गया। उससे पेरेंट का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये पेरेंट वाला ब्लू कलर का था तो एक कॉपी पेरेंट जैसी ही रह गई और दूसरी बिल्कुल न्यू कॉपी बन गई जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। ठीक है बच्चों। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ 100% कंजर्व रहा, यहाँ पे पेरेंट का डीएनए 100% कंजर्व रहा। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों? एक कॉपी देखिए पुरानी वाली, ब्लू वाली, ये देखिए इधर आई, एक ब्लू वाली इधर आ गई, और एक रेड वाली यानी न्यू वाली बन गई। यानी एक ओल्ड और एक न्यू, एक स्टैंड ओल्ड एक स्टैंड न्यू, एक ओल्ड और एक न्यू स्टैंड बन गया, यानी 50% कंजर्व हो गया। इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और डिस्पर्सिव क्या होता है? डिस्पर्सिव का मतलब होता है थोड़ा टुकड़ा पैटर्नल वाला और थोड़ा टुकड़ा डॉटर वाला। थोड़ा पैटर्नल वाला यानी कि जिसको आप पेरेंटल भी बोल सकते हो, पैटर्नल या पेरेंटल यहाँ बोलना चाहिए। ठीक है, ये वाला। फिर इसमें देखिए ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है। अगर नया और टुकड़ा मिल के बने, थोड़ा टुकड़ा नया थोड़ा पुराना, थोड़ा नया थोड़ा पुराना, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। तो डिस्पर्सिव में थोड़ा नया थोड़ा पुराना। यहाँ पे एक स्ट्रैंड न्यू है, एक स्ट्रैंड ओल्ड है, तो सेमी कंजर्वेटिव। और यहाँ पे 100% क्या है? कंजर्व है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। बच्चों, फिर पता लगा, क्रिक ने ये भी बताया कि सबसे कॉमन टाइप यही होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन सबसे कॉमन टाइप होता है और इसके लिए सीजियम क्लोराइड का उपयोग किया गया था सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए पता लगाने के लिए। किसने पता लगाया था बच्चों सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन? मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक साइंटिस्ट हैं मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने पहली बार सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किया था। यानी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट मतलब यही, सेमी कंजर्वेटिव
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। ठीक है, चलिए ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने इसका नाइट्रोजन होता है ना, आपको पता हो नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में होते हैं, ये पेरेंट वाले डीएनए हैं, इसमें हमने हैवी नाइट्रोजन ले लिया इन्होंने, उसके बाद इसको इस मीडियम में रख दिया NH4Cl जिसमें लाइट नाइट्रोजन थी। अब देखिए अब ये रेप्लिकेट होगा, ये स्ट्रैंड खुलेगा बीच से, ये स्ट्रैंड खुलेगा तो ये एक स्ट्रैंड हो गया 15 वाला, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया 15 वाला। ठीक है, और ये जिस मीडियम में रखा गया है ये न्यू वाला स्ट्रैंड बना देगा यानी 14। तो देखिए ये एक डीएनए कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी देखिए ये 14 नया बन जाएगा, ये भी एक डीएनए कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल पेरेंट वाला है कॉपी और ये न्यू वाला बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा 50% पेरेंटल है, 50% पेरेंटल और 50% न्यू, तो इसलिए बताइए ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे भी आप देखो 50% पेरेंटल है और 50% जो है वो न्यू है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया सेमी कंजर्वेटिव यानी आधा आधा कंजर्व है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरह के डीएनए दिखाए गए हैं। ये यूकैरियोटिक डीएनए है, देखिए लीनियर होता है। यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड लीनियर। देखिए जबकि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है ये नीचे दिखाया गया है, प्रोकैरियोटिक डीएनए ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। देखो फर्क क्या है, दिस इज लीनियर डीएनए फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल व्हाइल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें टीलोमियर होगा, इसके एंड को टीलोमियर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे टीलोमियर नहीं होता है। एक बात और समझ में आ गई। फिर बच्चों क्या डिफरेंस है, एक दूसरा डिफरेंस ये, इनका रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। एस फेज ऑफ सेल साइकिल, यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। ठीक है, और एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन जाएंगे, सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसमें भी बच्चों सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, बट यहाँ एस फेज में ना होकर के बाइनरी फिजन के समय होता है, यानी यहाँ पे बाइनरी फिजन के समय होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात, लगभग बाइनरी फिजन के अंतिम फेज में होता है। ध्यान दीजिएगा, इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। और बच्चों ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला भी और ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो बाइनरी फिजन या फिजन के समय, जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल में पूछेगा तो एस फेज के समय में। बच्चों जब ये डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करना होगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए बच्चों यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलिकेज। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा हेलिकेज ने। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी ये काम करता है हेलिकेज। कंपेयर करके हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, हेलिकेज, एज लगा है तो एंजाइम होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, हेलिकेज, दोनों ही जगह पर। ठीक है, रेप्लिकेशन बच्चों ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से होता है, उसको बोलते हैं ओरी। ओरी का पूरा नाम होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए ओरी यहाँ पे भी पाया जा रहा है और ओरी वहाँ पे भी पाया जा रहा है, यूकैरियोट्स में भी, प्रोकैरियोट्स, दोनों जगह ओरी पाया जाता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, उसके क्रोमोसोम भी बड़े होंगे, उसका जो डीएनए की लंबाई है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या होता है, पूरी लंबाई में इसको तोड़ा नहीं जाता है, थोड़ी थोड़ी टुकड़े को तोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसीलिए देखो जैसे कि ये होगा, यूकैरियोट्स में बच्चों बहुत सारे ओरी होते हैं, क्यों, डीएनए की लंबाई ज़्यादा है। तो आप देखो यहाँ से भी डीएनए को खोलना पड़ेगा, इस पॉइंट से भी डीएनए को खोलना पड़ेगा, यानी बहुत सारे ओरी पाए जाते हैं। देयर आर मल्टीपल ओरी बिकॉज द लेंथ ऑफ डीएनए इज़ टू लार्ज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल ओरी होता है, क्योंकि एक तो डीएनए बहुत छोटा है और सर्कुलर भी है। क्लियर बच्चों, अब आप देख पा रहे हो ये जो गोल, ये जो हिस्सा है जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये राउंड वाला हिस्सा ये कहलाता है रेप्लिकेशन बबल। ये पूरा जो ऐसा हिस्सा है राउंड में, ये रेप्लिकेशन बबल कहलाता है, बबल, बुलबुला। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक रेप्लिकेशन बबल है, यहाँ पर बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल बनेंगे। और बच्चों ये हिस्सा देखो, इसको ऐसे थोड़ा काट दें और इस हिस्से को देखो तो ये ऐसे, ये देखिए ऐसा दिखाई पड़ेगा, उल्टे वाई के आकार का।
ये जो उल्टे वाई के आकार का हिस्सा है ये बच्चों कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो देखो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो यहाँ बहुत सारे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे। और यहाँ पे देखो कितने रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये इधर का रेप्लिकेशन फॉर्क, ये इधर का रेप्लिकेशन फॉर्क, सिर्फ 2 ही रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को दिखाया गया, ये प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बन रहे हैं। देखो बच्चों ये एक रेप्लिकेशन बबल है, ये एक रेप्लिकेशन बबल है, ये एक रेप्लिकेशन बबल है, और भी आगे पीछे होंगे। ठीक है, और देखो जहाँ जहाँ रेप्लिकेशन बबल होगा वहीं पे ओरी होगा, ओरी यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने ओरी दिखाए गए हैं? 3, यानी यहाँ पे मल्टीपल ओरी होते हैं, मतलब मोर देन 1 होगा। ठीक है, और ये देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क, ये देखिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये भी देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क है, बन रहा है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और एक ही रेप्लिकेशन बबल होता है। और ये देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क 2 होंगे, एक इधर का लेफ्ट का और एक राइट का। और ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें केवल एक ही ओरी होता है बच्चों, क्लियर, और एक ही रेप्लिकेशन बबल होता है। सारी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए की साइज काफ़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक डीएनए। अब बच्चों देखिए ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बच्चों 3 यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये एक सुगर होती है, दिस इज सुगर, 5 कार्बन की सुगर, और इस 5 कार्बन की सुगर में को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस सुगर, आपने सुना होगा। ठीक है, ये इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन बाहर है। 5वें कार्बन पे बच्चों फास्फेट बैठा होता है, फास्फोरस ग्रुप, यानी कि H3PO4 यहाँ बैठा होता है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, जिसको मैंने P से शो कर रखा है। तो पहला कंपोनेंट हो गया बच्चों सुगर, डीऑक्सीराइबोस सुगर, दूसरा कंपोनेंट हो गया फास्फोरिक एसिड जो कि 5th कार्बन पे बैठा है, और तीसरा कंपोनेंट है बच्चों नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस बच्चों जो होता है ये 1st कार्बन पे बैठा होता है, और 3rd कार्बन पे बच्चों OH ग्रुप पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। ये आपको स्पेसिफिकेशंस याद करने होंगे। ये है फ्री न्यूक्लियोटाइड जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बच्चों जो ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है, एनसीईआरटी ने इनको क्या बोल दिया, इनको ऐसे भी बोला जा सकता है। देखो जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलती है, जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलती है तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया गया है तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड बच्चों? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है फास्फोरस को भी इंक्लूड कर लिया जाए, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस बराबर न्यूक्लियोटाइड। तो इसलिए इसको क्या पढ़ सकते हैं, या तो केवल बोल दीजिए न्यूक्लियोटाइड, या तो बोल दीजिए न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा है, यानी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप बराबर न्यूक्लियोटाइड। अब देखो डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस बदलते जा रहे हैं। पहले हमने एडेनिन वाला लिया, एडिनोसिन लिया, फिर उसके बाद ग्वानिन वाला ले लिया, फिर साइटोसिन लिया, फिर थाइमिन वाला लिया, तो डीऑक्सीराइबो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर देखिए डीऑक्सीराइबो थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब देखिए बच्चों इसमें ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इन इनएक्टिवेटेड फ्री न्यूक्लियोटाइड को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी इनको एनर्जी रिच कंपाउंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन इज़ वेरी वेरी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो बच्चों ये एनर्जी आएगी कहाँ? हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी। तो एटीपी के पास क्या होता है? एटीपी के पास देखो एटीपी को ऐसे लिख सकते हैं एएमपी प्लस 2 फॉस्फेट, यानी ये मैक्सिमम 2 फॉस्फेट हमें दे सकता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2 फास्फोरस इसके पास और हैं एडिशनल, तभी तो एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनता है। बच्चों ये अपने दोनों फॉस्फेट इसको डोनेट कर देता है। जब ये दोनों फॉस्फेट इसको डोनेट कर देता है, खुद एएमपी में बदल जाता है, और 2 फॉस्फेट किसको दे दिए इसने? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि 3 फॉस्फेट आ गए। पहले कितने थे? 1, अब कितने आ गए? 3। देखो ये पहले से था और ये अभी आया,
और ये भी आया, तो 3 फास्फेट टोटल हो गए। अब नाम बदल गया, जहाँ जहाँ मोनो लिखा था वहाँ ट्राई लिख दीजिए, जैसे डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये एक्टिवेटेड हो गया। अब बताइए फ्री न्यूक्लियोटाइड कैसे हो गए? एक्टिवेट हो गए। अब ये रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों आइए डीएनए रेप्लिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? जो इनएक्टिवेटेड फ्री न्यूक्लियोटाइड जिनको अभी बोला था, और उन्हीं को हम क्या बोल सकते थे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इनकी एटीपी के साथ रिएक्शन हो गई, एटीपी ने इनको 2 फॉस्फेट डोनेट कर दिए, ठीक है, और इस वजह से ये इनएक्टिव वाला कैसा हो गया बच्चों? एक्टिव हो गया। और इसके पास 2 फॉस्फेट आ जाएंगे तो मोनो की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? मोनो की जगह लिख देंगे ट्राईफॉस्फेट। देखो बाकी नाम सेम है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। मोनो की जगह ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट ये डोनेट कर देता है, 2 फॉस्फेट डोनेट कर देता है और खुद बदल जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और ये फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्टेप 2 में क्या होगा आइए देखते हैं। बच्चों देखिए स्टेप 2 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो पेरेंट डीएनए ओपन हो पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने बताया था शुरुआत में, हेलिकेज। हेलिकेज को बच्चों और क्या कहते हैं? अनबाइंडेज। हेलिकेज का दूसरा नाम होता है अनबाइंडेज। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको, ये देखिए ये है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरी। नंबर ऑफ ओरी इन यूकैरियोट्स मोर देन 1 व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स 1। देखिए बच्चों, चाहे यूकैरियोटिक डीएनए हो या प्रोकैरियोटिक डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज या अनबाइंडेज की ही जरूरत पड़ेगी। इसने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ओरी के पास से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटा तो ये डीएनए कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये अनकॉइल्ड पार्ट है, सॉरी ये अनकॉइल्ड पार्ट है नीचे वाला, और ये ऊपर है कॉइल्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो खुला हुआ है हिस्सा नीचे का, जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट भी गए हैं, अभी भी वो थोड़ा सा कॉइल्ड दिख रहा है, क्योंकि डीएनए हेलिकल मॉडल होता है, यानी डीएनए काफ़ी इंटर बाइंडेड होता है, यानी कॉइल्ड फॉर्म में होता है। इसको पूरा सीधा करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रेट करने के लिए स्टेप 3 कराना पड़ता है। स्टेप 3 का मतलब कॉइलिंग शुड बी रिमूव्ड बाई टोपोआइसोमरेज या गायरेज। ये एंजाइम भी दोनों में कॉमन है, टोपोआइसोमरेज या गायरेज, ये एंजाइम कॉमन है दोनों में। अब देखिए ये पूरा अनकॉइल्ड हो गया है, ये पूरा कैसा हो गया? स्ट्रेट हो गया, इसकी कॉइलिंग खत्म हो गई है, और यहाँ बन चुका है एक उल्टे वाई के स्ट्रक्चर, उल्टे वाई के आकार का स्ट्रक्चर, और ये कहलाता है रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन फॉक याद आया बच्चों? तो याद रखिए 3 स्टेप हम लोगों को क्लियर हो गए ना, 3 स्टेप क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 3 के बाद आपने देखा था कि डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन फॉक बन चुका था, उल्टे वाई के आकार का दिखाई पड़ रहा था बच्चों। ठीक है, ये रहा 5' 3' और ये रहा 3' 5', दोनों एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इसका कुछ हिस्सा खुलता है, पूरा हिस्सा इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इतनी सारी एनर्जी अगर रेप्लिकेशन में ही लगा, डीएनए के हेलिक्स को खोलने के लिए ही लगा दी जाएगी तो क्या होगा? तो बाकी की एनर्जी नहीं बचेगी, और अगर बाकी की एनर्जी नहीं बची तो डीएनए रेप्लिकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन के तहत थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खोलते हैं और थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों टुकड़े खुल चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाएंगे तो ये फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन आके बाइंड हो जाती है जिसका नाम होता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन, अभी एसएसबी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? एसएसबी प्रोटीन बता देता हूँ। एसएसबी प्रोटीन बाइंड्स सिंगल स्टैंडर्ड ओपेंड DNA strand, open DNA strand, so that it prevent formation of double stranded DNA, ताकि फिर से ये सिंगल स्टैंड है, ये दोनों आपस में जुड़ ना जाएं, और अगर जुड़ गया फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, और अगर फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया तो आपको पता है क्या रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो क्या लिखा है? एक्शन ऑफ एसएसबीपी। एसएसबीपी मतलब सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सो दैट अनबाइंडेड डीएनए मे नॉट बी अगेन बाइंड, ताकि वो दोबारा ना बंध जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
अब स्टेप 5 देखेंगे बच्चों। स्टेप 5 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। यहाँ पे एक प्राइमर का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। बच्चों एक बात नहीं समझ में आई, इस प्राइमर की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली डीएनए के रेप्लिकेशन को प्रोसीड कराने वाला एक मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है नया डीएनए स्ट्रैंड बना देना। ठीक है, बट ये एक ही दिशा में काम करता है, 5-3 डायरेक्शन में। मतलब ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ये कभी बाई डायरेक्शनल काम नहीं कर सकता है। ये 3-5 दिशा में काम नहीं कर सकता, हमेशा 5 से 3 दिशा में ही काम करेगा। ध्यान देने की बात है, यूनी डायरेक्शनल एंजाइम होता है। अब इसे पता कैसे चलेगा कि किस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। ये काम प्राइमर का है, ये काम प्राइमर का होता है। प्राइमर इसे दिशा देता है। एक्चुअली ये काम तभी स्टार्ट कर पाएगा जब इसको OH ग्रुप मिल जाए। जहाँ पर इसको OH ग्रुप मिलेगा ये अपना रेप्लिकेशन वहाँ से स्टार्ट कर देगा। और ये OH ग्रुप प्रोवाइड करने का काम RNA प्राइमर देता है। ये एक्चुअली RNA का बना होता है, इसलिए इसको RNA प्राइमर बोलिए। RNA प्राइमर क्या होता है, RNA का छोटा सा न्यूक्लियोटाइड होता है जो यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए क्या होता है बच्चों, टेम्पलेट डीएनए जो खुल चुका है, जो डीएनए के स्ट्रैंड दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड थे, अब उनको टेम्पलेट डीएनए बोलेंगे। इसी पर नया डीएनए बनेगा, इसी पर नया डीएनए बनेगा। तो टेम्पलेट डीएनए, जो टेम्पलेट डीएनए है वो ये दिख रहे हैं आपको, इसी के ऊपर नया डीएनए बनेगा। ठीक है, तो एक प्राइमर का क्या काम होता है, प्राइमर ये टेम्पलेट डीएनए पर 3' पॉइंट पे अटैच होता है। कहाँ से अटैच होता है, 3' पॉइंट से। तो यहाँ से प्राइमर अटैच हो गया, ये हो गया RNA प्राइमर अटैच हो गया। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर इधर A है तो यहाँ पे U होगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री RNA में U होता है। ये C है तो ये G होगा, ये G है तो ये C होगा, यानी ये अटैच हो गया। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर देगा, ये इसको OH ग्रुप प्रोवाइड कर देगा। देखो ये बच्चों, ये 5' हो गया, ये 3' हो गया। और हमेशा याद रखो 3' पे OH ग्रुप होता है, 5' पे फास्फोरस और 3' पे OH ग्रुप होता है। तो यहाँ OH ग्रुप प्रोवाइड हो गया। अब बताओ, RNA प्राइमर ने OH ग्रुप प्रोवाइड कर दिया और इस OH ग्रुप को डीएनए पॉलीमरेज पहचान लेता है और यहीं से अपना ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, मान लो यहाँ पे A है, मान लो यहाँ ये A है, तो यहाँ पे ये एंजाइम आएगा। ये एंजाइम कौन सा सामने न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लाएगा, A के सामने T वाला लाएगा। ठीक है, C के सामने लाएगा डीऑक्सीराइबोगुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर यहाँ मान लो G है तो क्या लाएगा, G के सामने C लाएगा, यानी डीऑक्सीराइबोसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज इसको पॉलीमराइज करता जाएगा और यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो गई। क्लियर बच्चों, थोड़ा सा और देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन हो चुका था, ये RNA प्राइमर यहाँ पे आ चुका है, RNA प्राइमर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं बच्चों, दूसरे स्ट्रैंड की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये RNA प्राइमर आ चुका है, 3rd पर इसने OH ग्रुप प्रोवाइड कर दिया। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को, जो कि एक्टिवेटेड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के सामने लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ एडेनिन बैठा है तो बच्चों क्या आएगा, डीऑक्सीराइबोथाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ये डीऑक्सीराइबोगुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, G के सामने क्या आएगा, डीऑक्सीराइबोसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लाता जाएगा और ये स्ट्रैंड एक समय पूरा हो जाएगा। बच्चों ये स्ट्रैंड लगातार बन रहा है, इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और ये किस दिशा में बना, 5' से 3' डायरेक्शन में बना, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लीडिंग या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन चुका है। और किसने बनाया बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज ने। यही डीएनए पॉलीमरेज इधर भी स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। क्या समस्या है, आइए बताता हूँ बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस है और ये 5' 3' डायरेक्शन में बना, डीएनए पॉलीमरेज ने इसको कंटिन्यूअस बना लिया। लेकिन बच्चों यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ज़रा ये देखिए, यहाँ पर ये 3' है और ये 5' है, तो नया स्ट्रैंड कैसे बन जाएगा, 5' से 3' दिशा में, 5' से 3' दिशा में कंटिन्यूअस बन जाएगा बिना रोक टोक के। लेकिन बच्चों अगर एक स्ट्रैंड 5' 3' है
टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ टेम्पलेट, ये देखिए टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ। तो इसके सामने वाला कैसा है, इसके सामने वाला होगा 3 डैश 5 डैश, एक 5 डैश 3 डैश है, तो दूसरा टेम्पलेट होगा अपोजिट। बच्चों अगर इस टेम्पलेट पे 5 डैश 3 डैश दिशा में बना लीडिंग स्ट्रैंड, तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो 3 डैश 5 डैश दिशा में बनेगा। लेकिन अभी आपको क्या बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज ये केवल 5 डैश से 3 डैश काम कर सकता है, 3 डैश से 5 डैश काम नहीं कर सकता। तो यहाँ तो काम कर पाएगा लेकिन यहाँ काम नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ काम नहीं कर पाएगा तो लेकिन डीएनए तो बनाना ही बनाना है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, बिल्कुल अपोजिट बनाना है। इसीलिए यहाँ पर कई सारे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आरपी मतलब आरएनए प्राइमर, एक आरएनए प्राइमर, दूसरा आरएनए प्राइमर, तीसरा आरएनए प्राइमर, चौथा आरएनए प्राइमर, यानी बहुत सारे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज को 5 डैश 3 डैश दिशा प्रोवाइड करेगा, तो ये थोड़ी दूर तक ये अपना बना लेगा। ये वाला आगे 5 डैश 3 डैश दिशा प्रोवाइड करेगा, ये बना लेगा। बनाने के बाद बच्चों क्या होगा, ये जो है टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है और बाद में बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसको ओकाजाकी ने खोजा था, इसलिए बच्चों इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आइए इसको हम लोग थ्योरी में भी देखते हैं। बच्चों देखिएगा क्या लिखा है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस क्यों बना और लैगिंग डिसकंटिन्यूअस क्यों बना। रीज़न सुनिएगा, मैं बता चुका हूँ, एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल और केवल नया डीएनए सिंथेसाइज कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड को ओनली इन 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन। तो दिशा इसकी आपको पता है कि केवल और केवल 5 डैश 3 डैश दिशा में काम कर सकता है, 3 डैश 5 डैश दिशा में काम नहीं कर सकता है। एज द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर अपोजिटली ओरिएंटेड, यानी आप जानते हो एक स्ट्रैंड जो है अगर वो 5 डैश 3 डैश पर है तो दूसरा क्या होगा, 3 डैश 5 डैश पर होगा, अपोजिट है। ठीक है, देखिए लिखा है व्हेन द रेप्लिकेशन फॉक एडवांसेस, जब रेप्लिकेशन फॉक आगे एडवांसमेंट होता है, यानी कि जब इस तरीके का फॉक दिखने लगता है तो फिर क्या होगा, एक स्ट्रैंड 3 डैश 5 डैश दिशा में है। देखो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ से देखोगे तो 3 डैश 5 डैश दिशा में है, और इधर वाला देखो, इधर वाला इधर से पढ़ रहे हैं 5 डैश 3 डैश दिशा में। तो देखिए एक पेरेंट किधर है, 3 डैश से स्टार्ट हुआ 5 डैश की तरफ। इसका मतलब उस पर जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, यानी जो यहाँ पे स्ट्रैंड बनेगा जिसको डॉटर स्ट्रैंड बोल रहे थे, वो लीडिंग स्ट्रैंड कहला रहा था। ठीक है, और वो किस दिशा में बनेगा बच्चों, अपोजिट दिशा में। टेम्पलेट का हमेशा उल्टा होता है, टेम्पलेट अगर 3 डैश 5 डैश पे है तो नया वाला सामने जो बनेगा वो 5 डैश 3 डैश में बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज अपना एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर लेगा, लेकिन जो अपोजिट स्ट्रैंड है पेरेंट का स्ट्रैंड, यानी ये वाला, ये देखिए ये किस दिशा में, ये 5 डैश 3 डैश दिशा में। बच्चों अगर ये 5 डैश 3 डैश दिशा में है, ठीक है, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अगर काम करेगा तो 5 डैश 3 डैश दिशा में काम करेगा, 5 डैश 3 डैश दिशा में काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ तो दिशा उल्टी मिलेगी, यहाँ दिशा मिलेगी 3 डैश 5 डैश। देखिए लिखा है बट द अदर स्ट्रैंड्स 5 डैश 3 डैश, ये देखिए 5 डैश 3 डैश पर है। इफ द डॉटर स्ट्रैंड, अगर इसके ऊपर जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, यानी इस दिशा में अगर बन गया, इस दिशा में बन जाएगा, तो वो 3 डैश 5 डैश दिशा में बन जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा लैगिंग। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको कंटिन्यूअस सिंथेसाइज करने के लिए 3 डैश 5 डैश दिशा में जाना पड़ेगा। लिखा है दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो 3 डैश 5 डैश दिशा में कभी काम नहीं कर सकता है। इसीलिए 5 डैश 3 डैश दिशा में काम करने के लिए उसको डिसकंटिन्यूअस काम करना पड़ा, डिसकंटिन्यूअस काम करना पड़ा, यानी लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअस बनता था। इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते थे। ठीक है बच्चों, क्लियर। देखिए एनसीईआरटी में लिख दिया, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, क्लियर। अगर इसको कंटिन्यूअस बनाना था तो इधर से इधर बनाना था, अगर इधर से इधर बनाता तो ये 3 डैश 5 डैश बनता, और अगर 3 डैश 5 डैश बनता बच्चों तो फिर बताइए तभी कंटिन्यूअस बन सकता था। लेकिन आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज इस दिशा में कभी काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो केवल और केवल इस दिशा में काम कर सकता है, इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में बनाना पड़ा। यहाँ बनाया
फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, उनके बीच में जो गैप रह जाएगा ना बच्चों, उसको डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम से भर दिया जाएगा। डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम से भर दिया जाएगा। बच्चों एक बात और ज़रूरी है क्लियर करना, बच्चों एक बात जानने की बहुत ज़रूरी, यहाँ पर देखो इस जगह एक आरएनए प्राइमर बैठा हुआ था और यहाँ पे कई सारे आरएनए प्राइमर होंगे, 1 2 3 टुकड़े बने तो 3 आरएनए प्राइमर होगा। बच्चों सब कुछ होने के बाद आरएनए प्राइमर को भी रिमूव करना पड़ेगा। आरएनए प्राइमर हैज़ टू बी रिमूव। तो इसको रिमूव करने के लिए कुछ एंजाइम्स काम आते हैं, जैसे सबसे फेमस एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ये रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फाइनली बन जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। और ये देखिए एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। उसमें से देखिए ये हाफ जो है ये पेरेंटल वाला स्ट्रैंड बना, हाफ डॉटर स्ट्रैंड बना। इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बच्चों? तो ये बात समझ में आ गई आपको। आइए बच्चों सारे एंजाइम्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं, सारे एंजाइम्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं कौन सा एंजाइम काम आया था। देखिए डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोट्स में। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं, DP1 डीएनए पॉलीमरेज 1, DP2 यानी डीएनए पॉलीमरेज 2, DP3 ये। और बच्चों ये मेन होता है, दिस इज़ द मेन एंजाइम। ये देखिए यही मेन एंजाइम था और ये न्यूक्लियोटाइड को किस दिशा में बांध रहा था, 5-3 डायरेक्शन। यही यूनी डायरेक्शनल एंजाइम होता है, ये कभी भी उल्टी दिशा में काम नहीं कर सकता है। तभी तो मैंने बोला था ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसीलिए टुकड़ों में बना था। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या होता है बच्चों, अगर गलत बेस पेयर जुड़ गया तो ये रिपेयर कर देगा, यानी रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है, डीएनए पॉलीमरेज 2 की, ठीक है। फर्स्ट भी करता है। और देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम था, इसने आरएनए प्राइमर को हटाया एंड रिप्लेस विद न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। और वहाँ पर जो जगह बची थी वहाँ पर जो डीएनए का बेस पेयर जुड़ सकता था, जैसे एडेनिन के सामने थायमिन, ये भी इसने जोड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। मेन कौन था, मेन था डीएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए प्राइमर को किसने हटाया, 1, ठीक है। प्रूफ रीडिंग किसने किया, 2 और 1 भी करता है। हेलिकेज याद होगा बच्चों, हेलिकेज ने क्या किया था, डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उसको ब्रेक किया था, जो कि नाइट्रोजनस बेस को आपस में जोड़ते थे। जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, जैसे साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए कम ऊर्जा खर्च हुई, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च हुई। डीएनए लाइगेज का क्या काम था बच्चों, याद करो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट टुकड़ों में बन रहा था, तो वहाँ पे जो गैप था उसको भरना पड़ेगा। तो ये गैप भरने का काम किसने किया, डीएनए लाइगेज। तो क्या लिखा है, सील द गैप बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू क्रिएट 1 कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड, यानी डीएनए स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसने गैप को भर दिया। प्राइमेज क्या होगा बच्चों, याद करो, डीएनए प्राइमेज क्या था, डीएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस की थी जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। याद करो ये 3' पर OH ग्रुप प्रोवाइड करता है और इसी OH ग्रुप को पहचान के ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो 5-3 दिशा में अपना काम यूनिडायरेक्शनली चालू करता है, ठीक है बच्चों। स्लाइडिंग क्लैंप आपको नहीं याद करना है। टोपो आइसोमरेज मैंने आपको बताया था, इसी को गायरेज भी बोला गया था। ये क्या करता था, ये स्ट्रेस या क्वाइलिंग को रिमूव करता है। जब अनबाइंडिंग हो जाती है तो ये उसको क्या करता है, डीएनए को रिलीज कर देता है, यानी जरा भी उसके अंदर ऐसे सलवटें नहीं पड़ी रहती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर देता था। एसएसबी आपको याद होगा बच्चों, एसएसबी याद होगा, ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स को आपस में दोबारा बांधने से रोकता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों एक डीएनए रेप्लिकेशन का इमेज दिया हुआ है, आइए एक पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ कंटिन्यूअस बना तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है, लीडिंग या कंटिन्यूअस बोलेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये देखिए हेलिकेज एंजाइम जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये देखिए ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जुड़ने से रोक रहा है। और ये टोपो आइसोमरेज जिसने क्वाइलिंग को ख़त्म किया है, जिसने देखो इसको, ये क्वाइल्ड था ना, इसने अनक्वाइल्ड कर दिया इसको, ठीक है। फिर आरएनए प्राइमर, आपको पता आरएनए प्राइमर स्टार्ट करता है डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर प्राइमेज एंजाइम था और आरएनए प्राइमर स्टार्ट करता था, तो ये प्राइमर है, देखिए ये प्राइमर है और ये उसको बनाने वाला एंजाइम है। फिर आगे देखिए बच्चों ये वाला फ्रेगमेंट डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, देखिए इतना टुकड़ा बना, फिर इतना टुकड़ा बना, फिर इतना टुकड़ा बना, तो
तो ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, इसको ओकाजाकी सेगमेंट या लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते थे, लैगिंग स्ट्रैंड। और बना यहाँ पर भी न्यू डीएनए बनाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये मान लीजिए, दूसरा टुकड़ा ये मान लीजिए, आपस में जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज टू सेपरेट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूजिंग हेलिकेज। फिर क्या लिखा हुआ है? देन द डीएनए प्राइमेज कम्स इनटू द क्रिएट ए आरएनए प्राइमर। ठीक है, डीएनए प्राइमेज कम्स इनटू द क्रिएट ए आरएनए प्राइमर, यानी आरएनए प्राइमर को क्रिएट कर देता है। फिर क्या होगा बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन याद करने की बात है केवल 5'3' डायरेक्शन में। फिर आगे एसएसबीपी क्या होता है बच्चों? एसएसबीपी ने दोनों डीएनए स्ट्रैंड को वापस जुड़ने से रोका। टोपोआइसोमरेज ने क्या किया बच्चों? इसने टेंशन या क्वाइलिंग को रिमूव किया। फाइनली डीएनए लाइगेज ने ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ के लैगिंग स्ट्रैंड बना दिया। इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए और हाफ पोर्शन न्यू बना और हाफ पेरेंट वाला था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है। आई होप सो आपको छोटी से छोटी बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। आइए देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5'3', 3'5' 2 स्ट्रैंड हैं बच्चों। सबसे पहले एक एंजाइम आएगा और ये जिस पॉइंट पे काम करेगा उसे ओरी बोलते हैं। ठीक है, और ये हेलिकेज एंजाइम है बच्चों। हेलिकेज एंजाइम ने देखो अनबाइंडिंग कर दी। एसएसबीपी प्रोटीन आ गई, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने इनको जोड़ दिया ताकि ये इससे जुड़ गई ताकि ये दोनों स्ट्रैंड दोबारा फिर से यूनाइट ना हो पाएँ। देखिए बच्चों, ये क्या है? ये टेम्पलेट डीएनए है और ये नया डीएनए जो बनेगा और बनाएगा एक एंजाइम, नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? ये देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के सामने। ए के सामने क्या जुड़ा? टी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इस चीज़ को। ये है, देखिए ये है प्राइमेज। प्राइमेज प्राइमर बना देगा। ये देखिए आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया। इसने 3' पर OH ग्रुप प्रोवाइड किया। इसने 3' पर क्या प्रोवाइड किया? OH ग्रुप प्रोवाइड कर देगा। अब इसी OH ग्रुप की हेल्प से अब एंजाइम मेन वाला आएगा। कौन सा था? पर्पल कलर का एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, वो भी थर्ड वाला। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या डेल्टा बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या डेल्टा। अब देखिए इसने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स सामने जोड़ दिए, जितने भी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड थे जोड़ दिए और ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया। अब बच्चों डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है उसने आरएनए प्राइमर को हटा लिया। देखिए, यानी एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, ये वाला लीडिंग है बच्चों, स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है। अभी देखिएगा, इधर आपको लीडिंग स्ट्रैंड बनता हुआ दिखाया जाएगा, यहाँ लैगिंग बनता हुआ दिखाया जाएगा। ये एसएसबीपी आप देख पा रहे हैं, हेलिकेज एंजाइम आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए इधर लीडिंग बनेगा। ये बता रहा है कि दिशा होगी 5' से 3' और कंटिन्यूअस बनेगा। 5' से 3' कंटिन्यूअस बनेगा। इधर दिशा उल्टी हो रही है, इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा और इधर बनेगा कैसा? लैगिंग। और यहाँ कई सारे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत है, यहाँ एक ही आरएनए प्राइमर की ज़रूरत थी। ये देखिए इधर बनता जा रहा है कंटिन्यूअस। और ये देखिए जो टुकड़े टुकड़े बने उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते थे और आरएनए प्राइमर को फाइनली हटा लिया जाएगा और गैप को डीएनए लाइगेज द्वारा भर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार एक तरफ लीडिंग बन रहा है और लैगिंग टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है। बीच के गैप को भर रहा था डीएनए लाइगेज और आरएनए प्राइमर को हटा रहा था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये बातें क्लियर हो गई। आई होप सो आपको एनिमेशन पसंद आया होगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। मेन कौन सा होता है बच्चों? 3। देखो स्टार लगा है, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था। रेप्लिकेशन ये करता है, प्रूफ रीडिंग भी थोड़ा बहुत कर सकता है और एडिटिंग भी कर सकता है। ठीक है, और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3'5' पर शो करेगा। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3'5' पर करेगा। सभी 3'5' पर ही काम कर सकते हैं। देखो 3'5' पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सभी कर सकते हैं, यानी टेम्पलेट डीएनए के 3'5' की तरफ काम करेगा। मतलब जब नया डीएनए बनेगा तो 5'3'। लेकिन फर्स्ट जो होता है बच्चों, इसने गैप को भरा था, किसको हटाने के बाद? आरएनए प्राइमर को। और रिपेयरिंग भी करता है डीएनए रिपेयरिंग भी करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, और सेकंड भी रिपेयरिंग करता है। ठीक है बच्चों, प्रूफ रीडिंग में कौन मदद करता है? डीएनए फर्स्ट। आरएनए प्राइमर को किसने हटाया? डीएनए फर्स्ट। रेप्लिकेशन का मेन कौन है? तो डीएनए पॉलीमरेज। इसको डीएनए रेप्लिकेज भी बोलते हैं, क्लियर बच्चों?
ठीक है। यहाँ एक बात और जान लेनी पड़ेगी कि पॉलीमरेज एक्टिविटी सभी एक ही दिशा में दिखाते हैं, 5' 3', लेकिन बच्चों ये जो बाकी के सारे हैं वो 3' 5' पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाते हैं, और ये जो फर्स्ट होता है ये 5' 3' पर भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है। इसी कारण ये गैप को फिल भी कर देता है, आरएनए को रिमूव भी कर देता है और गलतियों को भी सही कर देता है। आइए बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक चार्ट बताते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के रेप्लिकेशन के डिफरेंस को दर्शा रहा है। यहाँ लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ ओरी, यानी ओरी को रिकॉग्निशन के लिए कितने ओरी होते हैं। यहाँ पे एक डीएनए में एक ओरी प्रोटीन होगी। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी होती है, मैनी, ठीक है। तो अननोन इसलिए लिख दिया, अब नोन है मोर देन 1। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यहाँ पे भी हेलिकेज, यहाँ पे भी हेलिकेज बताया था। यहाँ पर भी एटीपी की हेल्प लेंगे, यहाँ पर भी एटीपी की हेल्प लेंगे, यानी प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। स्टेबलाइजेशन ऑफ अनबाउंडेड टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ पर भी एसएसबी ने किया था और यहाँ पर भी एसएसबी ने उसको स्टेबलाइज किया था ताकि दोनों स्ट्रैंड दोबारा ना जुड़ जाएं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, यहाँ पे भी प्राइमेज, यहाँ पे भी प्राइमेज। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, लीडिंग किसने बनाया, थर्ड ने। लैगिंग भी किसने बनाया, थर्ड ने। लेकिन यहाँ थर्ड और वो होता नहीं है, यहाँ अल्फा और डेल्टा ये सारे होते हैं। तो यहाँ लीडिंग बनाया डेल्टा ने और लैगिंग बनाया अल्फा ने। ध्यान दीजिएगा यूकैरियोटिक सेल में वेरी वेरी आईएमपी, हालांकि जब तक क्वेश्चन ज़्यादातर प्रोकैरियोट से आते हैं। रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बच्चों किसने किया था, फर्स्ट ने, DP1, ठीक है। और आपको बताया था ये उल्टी दिशा में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बच्चों होता है यहाँ पे अननोन दिया हुआ है, यहाँ पे अननोन दिया हुआ है। वैसे मैं बता दूँ आरएनए एज H, अब नोन कर लिया गया आरएनए एज H, हालांकि आपको याद नहीं करना लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, और यहाँ पे ये डेल्टा ही कर लेता है, यहाँ पे डेल्टा ही कर लेता है, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज ने तो जोड़ा था, लेकिन इसके लिए एनएडी की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर डीएनए लाइगेज, लेकिन एटीपी की जरूरत पड़ेगी। बताइए किसने सुपर कॉइलिंग को खत्म किया था, टोपो आइसोमरेज, उसी को डीएनए गायरेज भी कहते हैं। टोपो आइसोमरेज का कौन सा ग्रुप, सेकंड। यहाँ पर भी टोपो आइसोमरेज का कौन सा ग्रुप, सेकंड। तो याद रखिएगा, तो गायरेज वर्ड ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स के टोपो आइसोमरेज सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ पर गायरेज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों, आइए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। रेप्लिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है, डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन का दूसरा नाम होता है डुप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, जब वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो उन्होंने रेप्लिकेशन की स्कीम देखी डीएनए में, और उन्होंने बोला, एक ओरिजिनल स्टेटमेंट ये था इनका, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस, यानी इनके मतलब विचारों से वो छूटा नहीं। क्या नहीं छूटा, कि स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, ठीक है, स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्टेड ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म, जिससे कॉपी बन जाती है, जेनेटिक मटेरियल की, यानी डीएनए की कॉपी बन जाती है। ऐसा वाटसन एंड क्रिक ने बोला था 1953 में। यानी कि डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, तो डीएनए से एक डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड से 2 डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसके लिए मेन एंजाइम कौन सा होता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज, वो भी कौन सा, थर्ड वाला, लेकिन यूकैरियोट में डेल्टा वाला, ठीक है। फिर एनसीईआरटी ने देखिए ये बनाया है, क्रिक ने बताया था कि ये ऐसे अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड खुल गए। फिर इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके सामने भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। बच्चों ये न्यू वाला होगा, ये ओल्ड वाला, ये न्यू वाला होगा, ये ओल्ड वाला, यानी सेमी कंजर्वेटिव की कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। हालांकि कितने टाइप के बताए थे, 3, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्ट्रप्टिव, ठीक है ना। तो लेकिन ये सबसे बेटर है सेमी कंजर्वेटिव। द स्कीम सजेस्टेड दैट 2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड देखिए अलग अलग होंगे, और किसकी तरह काम करेंगे, टेम्पलेट मतलब ढांचे की तरह काम करेंगे। इसी ढांचे के ऊपर नया डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में होगा। बच्चों अगर यहाँ टी है तो क्या आएगा सामने, यहाँ ए आएगा। बच्चों अगर जी है तो क्या आएगा, सी आएगा। टी है तो ए आएगा, ए है तो टी आएगा, ऐसे नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, यानी एक देखो एक पेरेंटल है, ये रेड वाला पेरेंटल बोल देते हैं, और ये जो मैंने लाइन डायग्राम से बनाया ये न्यू बोल देते हैं।
तो एक न्यू बन जाएगा, एक वो, इसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है। बच्चों सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किसने किया था? मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल ने। मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल ने, मैंने बोला था उन्होंने दो तरह की नाइट्रोजन यूज़ की थी, N15 हैवी और N14, ठीक है, इससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। डीएनए मैकेनिज्म कैसे काम करता है रेप्लिकेशन का, वो देखते हैं। देखिए लिविंग सेल में जैसे कि एस्क्रीचिया कोली यानी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, वहाँ पर रेप्लिकेशन जो होता है उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बता भी दिया। द मेन एंजाइम, लेकिन मेन एंजाइम जो था डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, वो भी कौन सा वाला बच्चों? मेन था, थर्ड। सिंस इट यूजेस द डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करके पॉलीमराइजेशन कर रहा था। किसका पॉलीमराइजेशन कर रहा था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी सामने की तरफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा था। दीज एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम है और पॉलीमराइजेशन बहुत तेज़ी से करता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड कम से कम समय में जोड़ देता है, यानी कम समय में ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर देता है। ई कोली में टोटल 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं, बोल रहे हैं, जबकि हमारे अंदर 2n में, हमारे 2n सेल में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं, यानी इनमें कम होते हैं और हमारे अंदर ज़्यादा। तो इनका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है सिर्फ 18 मिनट में, इनका रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स, इसका मतलब कि समझिए कि 1 सेकंड में करीब 2000 बेस पेयर जोड़ देता है, यानी कि ये जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर जोड़ देता है, यानी स्पीड बहुत ही फास्ट है, ठीक है। और लिखा है सिर्फ ये पॉलीमरेज फास्ट ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए? बल्कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाला होना चाहिए, यानी सही से काम करे। देखिए जल्दीबाजी में काम गड़बड़ कर दें तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं, जल्दी भी होना चाहिए, काम गड़बड़ भी ना हो, यानी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो पता है आपको म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि डीएनए में गड़बड़ी आ जाएगी, गलत बेस पेयर जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? म्यूटेशन का खतरा बहुत ज़्यादा है, जीन म्यूटेशन हो जाएगा। डीएनए में चेंज होने से जीन म्यूटेशन हो जाता है, उसको पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा एनर्जी रेप्लिकेशन में लगेगा, यानी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, याद आ रहा है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये बाकी साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, 4 तरह के बताए थे। और ये 2 पर्पस सॉल्व करेंगे बच्चों, एक तो एनर्जी देंगे ही देंगे जब नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा, एक तो एनर्जी प्रोवाइडर होंगे, ठीक है, और दूसरा सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। सबस्ट्रेट की तरह काम करने से क्या मतलब है बच्चों? अगर साइटोसिन होगा तो फिर क्या आएगा? क्या एडेनिन आएगा? नहीं, क्या आएगा? तो साइटोसिन होगा तो गुआनिन आएगा। लेकिन बच्चों जब गुआनिन होगा तो साइटोसिन आएगा, और अगर एडेनिन होगा तो थाइमिन आएगा, यानी सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 फॉस्फेट इसमें आ गए थे एक्स्ट्रा। देखिए ये करता क्या? डुअल पर्पस। पहला, एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि लास्ट के जो 2 फॉस्फेट हैं, यानी टोटल 3 फॉस्फेट है, लास्ट के जो 2 फॉस्फेट हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट में, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट हैं, बिल्कुल एटीपी की तरह। क्यों? क्योंकि वो एटीपी से ही मिले हैं। अब आगे बच्चों, ये फिगर आपको बता चुका हूँ, ये देखिए, ये 3' से स्टार्ट हुआ, 5' पे हुआ, तो इधर दिशा बन गई 5' 3', आराम से काम हो गया, लीडिंग हो गया। लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। यहाँ एक ही आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत थी, ठीक है, आरएनए प्राइमर की एक ही जरूरत थी, यहाँ बहुत सारे आरएनए प्राइमर की जरूरत थी, क्योंकि ये उल्टी दिशा में स्ट्रैंड था, ये 5' से 3' में था, तो दिशा कैसी हो जाती? अगर इधर से इधर बन जाता तो ये हो जाता 3' से 5', जो कि इम्पॉसिबल था। इसीलिए इधर से इधर बनाने के चक्कर में कई सारे आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ी। आरएनए प्राइमर ने यहाँ पर इसको बिठा दिया और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना काम डिसकंटिन्यूअसली करने लगा। बाद में इस गैप को किसने भरा था? डीएनए लाइगेज। प्राइमर को कौन हटाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या लिख रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लिख रहा है इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, यानी और भी एंजाइम की जरूरत हुई थी। देखो एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको बताया था।
और विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन एक्यूरेसी हमेशा बेस्ट होनी चाहिए। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए बहुत बड़ा है यूकैरियोट्स में, तो इसलिए दोनों डीएनए स्ट्रैंड पूरी लंबाई में एक साथ नहीं खुलेंगे। याद करो मैंने ऐसे बोला था, थोड़ी थोड़ी दूर खुल रहे थे, कई सारे बबल बन रहे थे, कई सारे रेप्लिकेशन फॉक बन रहे थे। ये देखो ये बबल, ये भी रेप्लिकेशन बबल, ये देखो ये रेप्लिकेशन फॉक, ये देखिए रेप्लिकेशन फॉक, ये देखिए रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, इसीलिए डीएनए को पूरी लंबाई में खोला नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। रेप्लिकेशन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, छोटे छोटे हेलिक्स में होता है, और इन हेलिक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेप्लिकेशन फॉर्क। और टोटल पूरे इस एरिया को बबल, जो इसमें दिया नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है बच्चों, वो केवल एक दिशा में काम करता है। दिशा बताइए, 5' से 3' डायरेक्शन, 5' से 3' डायरेक्शन। दिस क्रिएट्स द सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन आया था ना, इसी वजह से तो डिसकंटिन्यूअस बन रहा था। कंसिक्वेंटली वन स्ट्रैंड, यानी जो टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 3'5'3, देखिए जिसकी पोलैरिटी 3'5' थी, ये देखिए 3'5' पोलैरिटी, उस पर तो बन गया क्या, कंटिन्यूअस, और जिसकी पोलैरिटी थी 5'3', उस पर बना डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए जिसकी पोलैरिटी थी 3'5', वो उस पर कंटिन्यूअस बना, जबकि जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी थी 5'3', उस पर कैसा बना, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस आ गए। डिसकंटिन्यूअसली जो सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट था उसको किसने जोड़ा था बच्चों, डीएनए लाइगेज। आरएनए प्राइमर को किसने हटाया, डीएनए पॉलीमरेज 1। फिर देखिए बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज ऑन इट्स ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो बताओ किसने स्टार्ट किया था, आरएनए प्राइमर। अच्छा बताओ बच्चों, आरएनए प्राइमर की ज़रूरत कितनी थी, लीडिंग स्ट्रैंड में 1 और लैगिंग में मोर देन 1। ठीक है, ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, ये किसी भी जगह से स्टार्ट नहीं होती। कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरी से स्टार्ट होती है। लिखा है देयर इज ए डेफिनेट रीजन इन ई कोली डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ऑरिजिनेट्स, सच रीजन आर टर्म्ड एज ओरी। नंबर ऑफ ओरी इन प्रोकैरियोट 1 बट मोर देन 1 इन यूकैरियोट्स। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट of the ori that the piece of DNA, if needed to be propagate during the rDNA procedure, requires a vector। बोल रहे हैं यही ओरी के कारण जब हम वेक्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलेगा कि ओरी इसका एक करेक्टर है। इससे आप किसी भी मन चाहे डीएनए को आप जोड़ सकते हैं वेक्टर के साथ, और जितनी कॉपीज वेक्टर अपनी बनाएगा रेप्लिकेशन के बाद, उतनी ही आपकी डिजायर्ड डीएनए की कॉपी बन जाएगी। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरी, वेक्टर के पास 3 खूबी थी बच्चों, ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है बच्चों, ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर और रिकॉग्निशन साइट, पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए फर्दर एनसीईआरटी क्या लिखती है, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। मतलब एनसीईआरटी में कहती है कि हर चीज़ यहाँ नहीं समझी जा सकती, क्योंकि नट सेल में दिया है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस स्टेज, बताया था बच्चों प्रोकैरियोट्स में फिजन के समय ऑफ सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, यानी रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन कोऑर्डिनेट होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या हो जाएगा, पॉलीपोलाइडी। अगर फेल हो गया रेप्लिकेशन, ए फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है लेकिन सेल डिवीजन फेल हो गया, तो बताइए इस सेल में क्रोमोसोम का संख्या डबल हो जाएगा। मान लीजिए मेरी सेल में 46 था, तो अब 46 का दोगुना हो जाएगा। फिर से फेल हो गया अगर सेल डिवीजन, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो हो चुका है, तो फिर डबल हो जाएगा। ऐसे डबल होने को क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी से बच्चों न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है कि घट जाती है, बढ़ जाती है। प्लांट्स में अक्सर देखा गया कि एनिमल्स में, प्लांट्स में हमारा जो हेक्सापोलाइड वीट है, जिसको ट्रिटिकम एस्टिवम बोला था, वो बच्चों कैसा है, 6N है ना, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हर चीज़ बताया, जो एनसीईआरटी में था वो भी, जो नहीं था वो भी, क्योंकि ये सारे बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाए। और बच्चों लगातार वीडियो देखिए, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मैं डेली कहता हूँ बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए, ठीक है बच्चों। और पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो अब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपकी दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।